हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएसएसबी डोमेस्टिक साइंस का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में इसके 50 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके 50 क्वेश्चन और करेंगे। तो आज हमारे डीएसएसबी का 2018 वाला डोमेस्टिक साइंस का पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट के डाउट्स आए थे कि बीए वालों को डोमेस्टिक साइंस में यानी कि दिल्ली में लेते हैं नहीं लेते, तो इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि बीए वालों को नहीं लेते हैं या केवल बीएससी वालों को लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि बीए वालों को नहीं लेते हैं ऐसा कहीं भी इन लोगों ने मेंशन अपने ऑफिशियल नोटिस में नहीं किया है। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम देकर आइएगा जरूर। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हम अपनी 50 क्वेश्चन हम इसके पहले को कर चुके थे। आज हम 51 से अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपका आरटीएस का विस्तार रूप है, यानी कि द फुल फॉर्म आरटीएस इज। तो आपको क्या बताना है? आरटीएस की फुल फॉर्म बतानी है। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रीजनल ट्रांसिट सर्विस, सेकंड ऑप्शन है आपका रिसेशन ऑन ट्रेड एंड सर्विस, थर्ड ऑप्शन है आपका रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ एबव। तो जो आपका आरटीएस का फुल फॉर्म होता है, आरटीएस का फुल फॉर्म होता है रेट ऑफ, क्या हो जाएगा? रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये जो आपका रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें क्या होता है? जब किसी एक फैक्टर को कम कर देते हैं और उसकी जगह हम किसी दूसरे फैक्टर के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। क्या किया हमने? एक फैक्टर को कम कर दिया, उसके रिप्लेसमेंट में हमने दूसरे फैक्टर के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या हो सके? स्टैंडर्ड मेंटेन रह सके और लेवल मेंटेन रह सके। इसी को हम रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसके पहले जो आपके 49 और 50 नंबर के क्वेश्चन थे वो भी आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के आरंभिक लेखकों में से नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द फर्स्ट राइटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो आपको ये बताना है कि समाजशास्त्र के लेखकों में से कौन नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। दुर्खिम नहीं है, सेकंड ऑप्शन है आपका डॉन मार्टिडल नहीं है, या आपका स्पेंसर नहीं है, या मैक्स वेबर नहीं है। तो आपका इसमें डरकिम दिया हुआ है, ए भी होते हैं, ए भी आपके समाजशास्त्र के लेखक हैं, स्पेंसर भी हैं और मैक्स वेबर भी हैं। कौन नहीं है? तो आपके डॉन मार्टिडल नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा कि 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी द्वारा लिखी गई, यानी कि द बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पब्लिश्ड इन 1877 वाज रिटन बाय। जो आपकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये प्रकाशित हुई कब? 1877 में। इसके राइटर कौन है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हैं, हर्बर्ट स्पेंसर है, सोरोकिन है, जिन्सबर्ग है, या हॉबहाउस है। तो आपके जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के आपके राइटर हैं वो है आपके हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने यह पुस्तक कब लिखी थी? 1877 में लिखी थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपका सोशियोलॉजी का था, ठीक है। अगेन आपका ये फिर से एक आपका समाजशास्त्र का क्वेश्चन आ गया, यानी कि सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है आपका हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र का पिता कौन है। ऑप्शन दिए हुए इसमें हॉवर्ड बेकर है, मैकी है, अगस्त कॉम्टे है, या आलिया चिनॉय है। तो आपके जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं आपके ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा सीखे गए व्यवहार की संपूर्णता है जिसमें एक बालक का व्यक्तित्व पोषित और विकसित होता है, यानी कि डैश इज टोटली ऑफ लर्न बिहेवियर इन विच ए चाइल्ड पर्सनैलिटी इज न्यूट्रल एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन दिए हुए इसके। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन, सेकंड है संस्कृति यानी कि कल्चर, थर्ड है आपका सोसाइटी यानी कि समाज, लास्ट है आपका नन ऑफ द एबव।
तो क्वेश्चन में क्या है कि सीखे गए व्यवहार, कि बच्चा जो व्यवहार सीखता है वो व्यक्तित्व, उससे क्या होता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृति, कल्चर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सांस्कृतिक प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति में नहीं आती है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। तो कौन सी आपकी सांस्कृतिक प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति में नहीं पाई जाती है। विच वन ऑफ द कल्चर पैटर्न इज नॉट फाउंड इन इंडियन कल्चर। ऑप्शन दिया हुआ है, गांधीवाद नहीं पाया जाता, पूंजीवाद नहीं पाया जाता, संयुक्त परिवार नहीं पाया जाता, या आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि नहीं पाया जाता। तो जो आपकी सांस्कृतिक प्रवृत्ति में नहीं पाया, मतलब किसमें सांस्कृतिक प्रवृत्ति जो है भारतीय प्रवृत्ति में नहीं पाया जाता, वो हो जाता है आपका पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगेन आपका क्वेश्चन है, रात्रि अंधता की कमी से होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। इसको हम रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये बताना है कि रतौंधी आपकी किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से एंड विटामिन के की कमी से। तो आप सबको पता है, आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है वो आपकी विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ये टॉपिक आपका डीएसएसबी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इससे आपके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे क्वेश्चन पेपर में किस तरह टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग चुका होगा। अब क्वेश्चन है आपका, चीनी में एक मिलावट के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि आपको ये बताना है कि चीनी में हम किसकी मिलावट करते हैं, यानी कि डैश इज यूज्ड एज एन एडल्ट्रेंट इन शुगर। ऑप्शन दिए हुए हैं, राई का आटा यानी कि राई फ्लोर, सेकंड ऑप्शन है आपका चॉक पाउडर, थर्ड है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कॉर्न फ्लोर यानी कि मक्के का आटा। तो जो हम चीनी में मिलावट करते हैं, चीनी में मिलावट की जाती है चॉक के पाउडर की। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क का सामान्य रक्त स्तर, शर्करा रक्त स्तर प्रति 100 मिलीलीटर है। द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फॉर एन एडल्ट पर 100 ml इज। ऑप्शन दिए हुए हैं, 60 to 70 मिलीग्राम, 80 to 100 मिलीग्राम, 80 to 120 मिलीग्राम एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 120 to 140 मिलीग्राम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 80 to 100 मिलीग्राम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट को इसका ऑप्शन सी भी सही लग रहा होगा, पर इसका ऑप्शन सी इसका रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगर आपका 80 to 100 आपके ऑप्शन में नहीं दिया होता है, तब आप 80 to 120 के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, तो जो आपके रक्त में किसका ग्लूकोज का लेवल होता है, शुगर लेवल होता है, वो होता है पर 100 ml में कितना होता है, 80 to 100 मिलीग्राम। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है हमारा, एंटीहिस्टामिन्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी औषधियों के उपचार के लिए दी जाती है, यानी कि एक दवा के नाम है। दवा के नाम क्या है आपके, एंटीहिस्टामिन्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये किस के लिए दी जाती है, आपको ये बताना है। ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर गिवन टू ट्रीट। ऑप्शन दिए हुए हैं, फीवर के लिए दी जाती है यानी कि बुखार के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए दी जाती है, या आपके एलर्जी के लिए दी जाती है, या वॉमिटिंग यानी कि उल्टी के लिए दी जाती है। तो ये जो आपकी दवा है ना, कौन सी दवा का नाम है, एंटीहिस्टामिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये दी जाती है आपकी एलर्जी के लिए। किसके लिए, एलर्जी के लिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, लंबाई की एक अत्यंत छोटी इकाई है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आप। लंबाई की एक अत्यंत छोटी इकाई है जो जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों को नापने के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि डैश इज ए वेरी टिनी यूनिट ऑफ लेंथ एप्रियोटेड टू मेजरिंग टिनी लिविंग क्रिएचर लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोमीटर, सेकंड है मिलीमीटर, थर्ड है नैनोमीटर एंड लास्ट है आपका योक्टो।
तो जो आपका इसमें छोटी इकाई है जो जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों को नापने के लिए उपयुक्त होती है ना, किसके लिए, जो आपको बैक्टीरिया नापने के लिए उपयुक्त होती है, वो हो जाएगी आपकी नैनोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका योक्टो दिया हुआ है ना, योक्टो लंबाई की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, क्या होती है, योक्टो आपकी लेंथ की एसआई यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन है आपका, एक खगोलीय इकाई एयू किलोमीटर के लगभग है, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू इज अबाउट डैश मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 140, सेकंड है 130, थर्ड है आपका 150 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 160। तो जो आपकी क्या होगी, एक खगोलीय इकाई होगी एयू की किलोमीटर में, वो हो जाएगी आपकी 150। कितनी, 150 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये आपका दिया हुआ है ना खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका यूज हम कब करते हैं, तो इस यूनिट का यूज हम सन और सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच की दूरी के लिए करते हैं। यानी कि किसकी दूरी के लिए करेंगे, सेंटर ऑफ द अर्थ और आपके सन के बीच की दूरी के लिए इसका यूज हम करते हैं, इस यूनिट का। क्लियर है आपको अभी ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ने पूछा है, डैश चरों के बीच संबंध बताने वाली सर्वोत्तम भाषा है, यानी कि डैश इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशनशिप बताने के लिए, संबंध बताने के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी है? बीजगणित है यानी कि अलजेब्रा है, गणित है, मैथ है, ग्राफ है, या आपका भौतिकी यानी कि फिजिक्स है। तो जो आपके दो चरों के बीच संबंध बताने वाली सर्वोत्तम भाषा है वो होती है आपकी ग्राफ। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ग्राफ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा प्रयोग बनाने का पहला चरण है। ठीक है, कैसा है, पहला चरण है स्पष्टता बताना, यानी कि द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग ए गुड एक्सपेरिमेंट इज टू क्लियरली स्टेट द। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट है प्रक्रिया यानी कि प्रोड्यूसर, सेकंड है आपका चर यानी कि वेरिएबल्स, थर्ड है आंकड़े यानी कि डाटा, लास्ट है आपका अवधारणा यानी कि हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एक अच्छा प्रयोग बताने वाला जो पहला चरण है जो स्पष्ट चीजों को बताता है वो होता है आपका अवधारणा यानी कि हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एक फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक होता है, यानी कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन ए फ़ारेनहाइट स्केल। फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका यानी कि जल का हिमांक होता है जिस पर क्या होता है, जल जम जाता है। ठीक है, क्या होता है, जल जम जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं, 31 डिग्री होगा, 32 डिग्री होगा, 33 होगा या आपका 34 डिग्री होगा। तो जो आपका जल का फ्रीज यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 32 डिग्री। कितना, 32 डिग्री। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका लर्न करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मीय ऊर्जा अक्सर में मापी जाती है, यानी कि आपको ये बताना है कि थर्मल एनर्जी इज ऑफ्टन मेजर्ड बाय। थर्मल एनर्जी को हम किस में मापते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, किलोवाट में मापते हैं, या मेगा जूल में मापते हैं, या कैलोरी में मापते हैं, या अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में मापते हैं। तो जो आपकी थर्मल एनर्जी होती है ना, इसको हम किस में मापते हैं? इसको हम मापते हैं मेगा जूल में। इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जिसने 2014 वाला डीएसएसबी का पेपर नहीं सॉल्व किया हो वो भी प्रीवियस क्लास में जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। क्वेश्चन है आपका, भोजन संबंधी कमियां सामान्यतः उस व्यक्ति में देखी जाती है जो हरा कुछ नहीं खाता, अत्यधिक हरा खाता है, कोई जैविक भोजन नहीं खाता है, या अत्यधिक जैविक भोजन खाता है, यानी कि डाइटरी डेफिशिएंसी इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन पर्सन हु। तो भोजन संबंधी कमियां किस व्यक्ति के अंदर देखी जाएंगी? आपकी उस व्यक्ति के अंदर देखी जाती है जो हरी सब्जियां नहीं खाता, यानी कि हरा कुछ भी नहीं खाता। डू नॉट कंज्यूम एनी ग्रीन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डीएसएसबी का। इसके आप लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, फॉलिक अम्ल की कमी से नहीं होता है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन है इसमें मेगालोब्लास्टिक रक्ताल्पता यानी कि मैक्रोसाइटिक रक्ताल्पता। थर्ड ऑप्शन है आपका अल्पा शोषण रोग, लास्ट ऑप्शन है मरासमस सिंड्रोम यानी कि द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड इज नॉट द कॉजेस ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एंड मेरासमस सिंड्रोम। तो देखिए फॉलिक एसिड की कमी से आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी होता है और आपका माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी होता है। क्या नहीं होता है? तो आपका मरासमस नहीं होता है। मरासमस आपका पीईएम से संबंधित है यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से आपका मरासमस संबंधित होता है। इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में भोजन से कैल्शियम अवशोषण है यानी कि द डाइटरी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन ए ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 10 to 20%, सेकेंड है 20 to 30%, थर्ड है 35 to 40% एंड लास्ट है आपका 40 to 45%। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो मानव शरीर में भोजन से कैल्शियम अवशोषण कितना होता है? कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन होता है 20 to 30%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्ग का एक मुख्य घटक है। तो लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्ग का मुख्य घटक कौन सा होगा ये बताना है आपको। डैश इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ पिगमेंट, हीमोग्लोबिन इज रेड ब्लड सेल। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है कैसा, ऐसा ही तो होता है आपका, क्या होता है हीमोग्लोबिन। मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। जो आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन है। तो जो आपका हीम है ना, हीम आपका क्या हो जाता है? आयरन हो जाता है। हीम आपका आयरन हो जाता है। ग्लोबिन आपका क्या हो जाता है? ये आपका एक प्रोटीन हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? प्रोटीन। और ये आपका एक क्या होता है? कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें फर्स्ट है आपका जस्ता यानी कि जिंक, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है आपका पोटेशियम एंड लास्ट है आपका सोडियम। तो लाल रक्त कणिकाओं में यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन का बड़ा एक जो मुख्य घटक होता है वो होता है आपका पोटेशियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो आपका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल होता है वो होता है 120 डेज का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, डेफिनेशन है आपके इस क्वेश्चन में। आपको ये बताने की डेफिनेशन किसने दी हुई है। परिभाषा है आपकी, विस्तारण कार्यक्रम स्थितियों, उद्देश्यों, समस्याओं और हल का एक वितरण है। ये किसके द्वारा दी गई है? यानी कि एक्सटेंशन प्रोग्राम इज ए स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय। ऑप्शन दिए हुए हैं लॉरेंस द्वारा, कैल्से और हर्ने द्वारा, फॉरेस्ट और बेकर द्वारा या लीगन्स द्वारा। तो ये जो आपकी किसकी एक्सटेंशन प्रोग्राम की डेफिनेशन है ये आपके किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है कैल्से और हर्ने द्वारा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है, विस्तारण कार्यक्रम आयोजन डैश की प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन में अगेन फिर से नहीं पूछा हुआ है, यानी कि एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इज नॉट ए प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस नहीं है ये बताना है। शैक्षणिक नहीं है यानी कि एजुकेशनल नहीं है, ये आपका स्वचालित नहीं है यानी कि कंटिन्यूस नहीं है, या निरंतर नहीं है यानी कि ऑटोमेम नहीं है, या आपका समन्वयकरण यानी कि कोऑर्डिनेटिंग नहीं है। तो जो आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है ना वो एजुकेशनल भी होता है, कंटिन्यूस चलता भी है, सतत चलता है और आपका निरंतर होता है यानी कि ऑटोनेम्ड यानी कि स्वचालित होता है। ये क्या नहीं होता? तो कोऑर्डिनेटिंग इसमें नहीं होती। ठीक है, ये किस में नहीं होता? प्रक्रिया में नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना।
ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आपका होम साइंस का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपका ना आए ऐसा तो बहुत कम पॉसिबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, प्रबंधन कार्यों को संक्षेपण प्रयोग कर श्रेणीबद्ध किया जाता है, यानी कि द मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड यूजिंग द एक्रोनिम। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका PSDCOORB, सेकेंड ऑप्शन है आपका PDCORBSO, थर्ड है आपका POSDCORB, लास्ट ऑप्शन है PCORBSTO। तो इसके क्या दिए गए हैं, आपके मैनेजमेंट फंक्शन के शॉर्ट में फॉर्म, मतलब शॉर्ट में दे दिया। आपको इसकी क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। एक तरीके से आप ये समझते हो, जो इसके प्रोसेस होते हैं ना, जो इसके क्या आते हैं, स्टेप्स आते हैं, आपको स्टेप को इनको डिक्लेयर, मतलब क्या करना है आपको, इनके स्टेप को आपको चरणबद्ध तरीके से बताने हैं, अच्छे तरीके से इनको डिस्क्राइब करके बताने। इसमें केवल शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि POSDCORB। इसमें आपका जो P होता है, P का मतलब होता है आपका प्लानिंग, O का मतलब होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपका S का मतलब होता है स्टफिंग, D का मतलब होता है आपका डायरेक्टिंग, CO का मतलब हो जाता है आपका कोऑर्डिनेटिंग, R का मतलब हो जाता है आपका रिपोर्टिंग, एंड लास्ट है आपका B का मतलब होता है बजटिंग। ये मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, P से क्या होता है, P से होता है आपका प्लानिंग। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आप लोग कंफ्यूज ना, और ये एकदम सीक्वेंस में होता है। P के बाद आता है आपका O होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, एक सेकेंड। ठीक है, O से क्या हो जाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, O के बाद आता है आपका S, O के बाद आपका क्या आ जाएगा, O के बाद आपका आ जाएगा S का मतलब होता है आपका स्टफिंग। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, S से मतलब हो जाएगा आपका स्टफिंग, D से मतलब हो जाएगा डायरेक्टिंग, D से क्या मतलब हो जाएगा आपका, D से मतलब हो जाएगा आपका डायरेक्टिंग। इसके बाद आ जाता है आपका CO। ठीक है, CO का मतलब हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग आ जाएगा, ये इधर इधर लिख देती हूं मैं। फिर आता है आपका R का मतलब हो जाता है रिपोर्टिंग। ठीक है, ये आपके सीक्वेंस से होंगे। R का मतलब हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग, एंड आपका लास्ट में आता है B का मतलब हो जाएगा आपका बजटिंग। ठीक है, B आपका क्या डिनोट करता है, B डिनोट करता है आपका बजटिंग। तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, कैसे, POSDCORB। एक तो आपको ये लर्न करना है, और क्या याद करना है आपको, P से प्लानिंग हो जाएगा, O से ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, S से हो जाएगा स्टफिनिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग, एंड B से हो जाएगा आपका बजटिंग। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या था, इसमें था ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो गया था, यानी कि POSDCORB। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सजीवों में, किसमें, सजीवों में बहुतायत में नहीं पाया जाता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्डोमिनेंट एलिमेंट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बताना है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, या हीलियम हो जाएगा। तो जो सजीवों में बहुतायत में नहीं पाया जाता वो हो जाता है आपका हीलियम। क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में लगता है आपके सारे क्वेश्चन नहीं से बना दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 12 से अधिक और 20 से कम अमीनो अम्ल की पेप्टाइड श्रृंखला को सामान्यतः कहते हैं। ठीक है, यानी कि पेप्टाइड चेन ऑफ मोर देन 12 एंड लेस देन अबाउट 20 अमीनो एसिड रेसिड्यूज आर यूजली रेफर्ड टू एज।
यानी कि आपको ये बताना है 12 से अधिक, यानी कि जिसमें 12 से ज्यादा अमीनो अम्ल होंगे और 20 से कम होंगे, तो इस तरह की जो पेप्टाइड श्रृंखला होती है उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड, सेकंड है आपका वाहक पेप्टाइड यानी कि कैरियर पेप्टाइड, थर्ड है ओलिगोपेप्टाइड एंड लास्ट है आपका डेकापेप्टाइड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओलिगोपेप्टाइड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो आपका ये पॉलीपेप्टाइड है ना, पॉलीपेप्टाइड में आपके अमीनो एसिड की संख्या होती है 50 से ज्यादा। किससे ज्यादा? 50 से ज्यादा होती है किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। ये आपको ध्यान रखनी है। क्या पता है इस बार आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है। इसी तरह आपका ये जो डेकापेप्टाइड आते हैं ना, डेकापेप्टाइड में अमीनो एसिड की जो संख्या होती है वो होती है 10। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, एमाइलोइडोसिस में निम्नलिखित में से कौन सा रोग शामिल है, यानी कि एमाइलोइडोसिस इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका उच्च रक्तदाब यानी कि हाई बीपी, सेकंड है आपका डायरिया, थर्ड है आपका अल्जाइमर एंड लास्ट है आपका मम्स यानी कि गलसुआ। तो ये दिया हुआ है ना एमाइलोडिसिस। तो ये क्या होता है, जो आपका एमाइलोडिसिस होता है ना, ये आपका एडनॉर्मल प्रोटीन होता है जो आपका बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? ये आपका बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, लिख देती हूँ, अस्थि मज्जा में बनता है यानी कि बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। ये क्या होता है? ये एक आपका एबनॉर्मल प्रोटीन होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? एक एबनॉर्मल प्रोटीन होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें कौन से रोग शामिल हो जाएंगे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि डायरिया। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा कही जाती है। ठीक है, यानी कि डैश इज कंसीडर्ड एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की एनर्जी करेंसी क्या कही जाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, आरएनए कही जाएगी, एटीपी कही जाएगी, डीएनए कही जाएगी या लाइसोसोम कहा जाएगा। तो ये आपका एक इजी क्वेश्चन है, ये आपका यूपी पीजीटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आपकी जीव कोशिकाओं की यानी कि लिविंग सेल की एनर्जी करेंसी होती है वो होती है आपकी एटीपी। क्या होती है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है आपकी एटीपी की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः श्वसनीय आधा स्तर के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि डैश आर कॉमनली यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है ऑर्गेनिक एसिड, थर्ड है आपका प्रोटीन एंड लास्ट है आपका फैट यानी कि वसा। तो जो आपके किसमें रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट में यानी कि आपके श्वसनीय आधा स्तर के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब एनर्जी रिलीज करनी होती है ना, तो ये पदार्थ खुद ही क्या होते हैं? विघटित हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट में? जब एनर्जी रिलीज करनी होती है तो ये पदार्थ खुद ही विघटित हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विन्यास से, ठीक है, ये ऑप्शन आपको नीचे वाले नहीं दिख रहे हैं इसमें, ये चीज है ना, ये आपका स्ट्रक्चर सही नहीं बना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। एक्चुअली पीपीटी में बन नहीं पाया था ठीक से। इसमें क्या होता है, देखिए पहले ऐसा था, CHO था, फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसे था, फिर यहाँ पे आपका कार्बन था, इधर आपका क्या था, इधर आपका आ जाएगा HO। ठीक है, स्ट्रक्चर है ये, देख लीजिएगा स्ट्रक्चर सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा हुआ था। इसके बाद आपका था इधर CH2OH। अब एकदम ठीक है ये, अब ये स्ट्रक्चर है। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि निम्नलिखित विन्यास से बनता है, यानी कि द फॉलोइंग कॉग्निफिकेशन मेकअप। तो इस स्ट्रक्चर से आपके क्या बनेगा आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, L9 है, ये आपका डी ग्लिसराइड क्या है आपका, ऑप्शन बी आपका डी ग्लिसराइडिहाइड है,
ये आपका थर्ड ऑप्शन है आपका एल ग्लिसरल्डिहाइड है। ये आपका लास्ट ऑप्शन है आपका डी एलानाइन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो को क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। इसमें जो आपका ये एचओ ग्रुप है ना, ये एचओ ग्रुप आपके एल्कोहल के लिए यूज होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जैसे मैंने बनाया है सेम ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं है, सेम ऐसे ही पूछा हुआ था। जो इधर आपका एचओ है, एचओ यूज होता है आपके, एचओ ग्रुप यूज होता है आपके एल्कोहल के लिए। और इसकी पोजीशन बदलने पर इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। किसके? अगर आपका एचओ की पोजीशन बदलती है तो स्ट्रक्चर इसका बदल जाता है। ये लेफ्ट में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्या होता, अगर ये आपके राइट में होता तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर इसका क्या हुआ, अगर आपके एचओ की पोजीशन बदलेगी तो आपका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इधर ये किस पोजीशन में है, अगर ये आपके किस पोजीशन में है, लेफ्ट पोजीशन में है, तो आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर ये आपके राइट पोजीशन में आ जाता है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ किसे अंतिम संसाधन समझा जाता है, यानी कि व्हाट इज कंसीडर द अल्टीमेट रिसोर्स। ऑप्शन दिए हुए हैं मानव संसाधन को यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को, सेकंड ऑप्शन है धन को यानी कि मनी को, थर्ड है आपका वन संसाधन यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्स, एंड लास्ट है आपका खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्स। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो अंतिम संसाधन किसको समझा जाता है, अंतिम संसाधन समझा जाता है आपका मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, ये इंटेंजिबल होते हैं, इसको छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें नॉलेज आ जाएगी, स्किल आ जाएगी, और आपका क्या आ जाएगा, ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है जो एक व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा डैश मॉडल और अर्थव्यवस्था के संसाधनों के प्रयोग को संभालता है। ठीक है, यानी कि डैश डील्स विद मॉडल एंड इकोनॉमी रिसोर्स यूज। ऑप्शन दिए हुए हैं भारतीय रिजर्व बैंक, सेकंड ऑप्शन है आपका रिसोर्स इकोनॉमिक्स यानी कि संसाधन अर्थव्यवस्था, थर्ड है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपका केंद्र सरकार, लास्ट है आपका राजनीतिक अर्थशास्त्र यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो मॉडल और अर्थव्यवस्था के संसाधनों के प्रयोग को संभालता है वो कहलाता है आपका संसाधन अर्थशास्त्र यानी कि रिसोर्स इकोनॉमिक्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपका इनमें से एक का प्रयोग धारणीय विकास में सहायता करेगा, यानी कि द यूज ऑफ वन ऑफ दीज विल हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पुनर्नवीनीकरण स्रोत यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज, सेकंड ऑप्शन है अर्धनवीनीकरणीय स्रोत यानी कि सेमी रिन्यूएबल सोर्स, थर्ड है आपका गैर नवीकरणीय स्रोत यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव। तो एक का प्रयोग धारणीय विकास में सहायता करता है, यानी कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन हेल्प करेगा, वो करेगा क्या, आपका पुनर्नवीकरणीय स्रोत यानी कि रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका WPE का विस्तार रूप है, यानी कि आपको फुल फॉर्म बतानी है WPE की क्या हो जाएगी। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेस्ट पोटेंशियल एफिशिएंसी, सेकंड है वेस्ट पोटेंशियल एस्टिमेट्स, थर्ड है वेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका वेस्ट पोटेंशियल ऑन एंट्रोपी। तो जो आपका WPE की फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी वेस्ट पोटेंशियल एनोट्रॉपी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका टर्म है ना WPE, तो WPE टर्म आपका एनर्जी लॉस से कनेक्ट है। किससे है, ये आपके एनर्जी लॉस से कनेक्ट है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, ये किससे, एनर्जी लॉस से आपका कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा
अन्यों क्रिया के दौरान गतिकी का एक महत्वपूर्ण प्रकार नहीं है। क्वेश्चन में अगेन फिर से नहीं पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा आप इसको, ठीक है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डायनेमिक ड्यूरिंग इंट्रैक्शन, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्यवहारिक गतिकी यानी कि बिहेवियरल डायनेमिक्स, सेकंड है सामाजिक गतिकी यानी कि क्या है आपका सोशल डायनेमिक, एंड लास्ट है आपका थर्ड है आपका व्यक्तिगत गतिकी यानी कि इंडिविजुअल डायनेमिक, एंड लास्ट है आपका भौतिकी गतिकी यानी कि फिजिकल डायनेमिक। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिकी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आपसे प्रजाति विशिष्ट परिवर्तनों से संदर्भित है, यानी कि डैश रेफर्स टू स्पाइसेस स्पेसिफिक चेंज, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं विकास से, वृद्धि से, क्रमिक विकास से या परिपक्वता। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा या मैचुरेशन हो जाएगा। तो देखिए आप लोग टू रेफर्स तो स्पेसिस एंड स्पेसिफिक चेंजेस के अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका क्रमिक विकास, क्या आ जाएगा, इवोल्यूशन आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका तुरंत पर्यावरण या परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति रहता है। तो कौन सी पर्यावरण और परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति रहता है, डैश इज द इमीडिएट एनवायरनमेंट और सेटिंग इन विच आर इंडिविजुअल लिव्स। ऑप्शन दिए हुए हैं सूक्ष्म प्रणाली है, मध्य प्रणाली है, बाह्य प्रणाली है या बृहद प्रणाली है। तो राइट आंसर बताना है आपको, माइक्रो सिस्टम है, मेसो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम है या आपका माइक्रो सिस्टम है। तो पर्यावरण और परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति रहता है वो आपका कहलाती है माइक्रो प्रणाली। क्या कहलाती है, माइक्रो सिस्टम कहलाती है, यानी कि सूक्ष्म प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा गर्भधारण से जन्म तक की अवधि डैश कहलाती है, द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज नॉन एज। तो आपको ये बताना है कि कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, प्रीनेटल पीरियड कहते हैं, पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं या आपका नियोनेटल पीरियड कहते हैं। तो जो आपके कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का पीरियड होता है उसको हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। प्रीनेटल पीरियड यानी कि प्रसव पूर्व समय के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये आपका टाइम कितना होता है, 40 वीक का होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 40 सप्ताह हो जाएगा, 40 वीक का होता है एंड 9 मंथ का होता है, ठीक है। अगर हम इसको डे में लिखे तो ये 280 डेज हो जाएगा। क्लियर है आपको ये, 40 वीक 9 मंथ 280 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा एक बालक की 2 से 7 वर्ष की आयु निम्नलिखित में से किन चरणों में आती है, यानी कि द एज 2 to 7 years ऑफ ए चाइल्ड कम्स अंडर विच ऑफ फॉलोइंग स्टेज। ये आपका थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए इसमें संवेदी पीरियड है यानी कि सेंसरी मोटर, सेकंड है आपका ठोस परिचलनात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, थर्ड है आपका औपचारिक परिचलनात्मक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल, लास्ट है आपका प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व परिचलनात्मक। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि 2 से 7 वर्ष की उम्र किस स्टेज की होगी। तो पहले तो हम इसका एक बार सीक्वेंस जान लेते हैं। तो ये जीन पियाजे के द्वारा दी हुई थ्योरी है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है संवेदी चरण यानी कि सेंसरी मोटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका सेंसरी मोटर आ जाएगा, उसके बाद आ जाता है आपका प्री ऑपरेशनल, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि ठोस परिचालन, एंड लास्ट में आ जाता है फोर्थ नंबर का है आपका फॉर्मल, आपका क्या आ जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक परिचलनात्मक। अब हम इसकी क्या, ये आपके सीक्वेंस से लगे, फर्स्ट नंबर पे संवेदी पीरियड, सेकंड पे पूर्व परिचलनात्मक, थर्ड पे औपचारिक परिचलनात्मक, थर्ड पे ठोस आ जाएगा, लास्ट में आपका फॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनका सीक्वेंस है। अब हम देख लेते हैं इसका टाइम पीरियड क्या क्या होता है। जैसे सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर का टाइम पीरियड होता है आपका 0 to 2 ईयर, ठीक है, 0 से लेकर 2 साल तक का।
इसी तरह आपका क्या आता है, इसी तरह आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है। इसकी एज होती है 2 से लेकर 7 साल तक की। इसी में आता है आपका कॉन्क्रीट स्टेज। तो कॉन्क्रीट स्टेज की एज हो जाती है आपकी 7 to 12 ईयर, ठीक है। और इसी में आ जाता है आपका फॉर्मल। तो आपके जो फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज है, इसका टाइम पीरियड होता है आपका 12+, ठीक है, यानी कि 12 साल से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 से 7 ईयर। तो 2 से 7 साल हमारा किस में आ रहा है, हमारा आ रहा है प्री ऑपरेशनल में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है शिशु और उसके माता पिता के बीच विकसित होने वाला निकट भावनात्मक बंध क्या कहलाता है, यानी कि द क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन दैट डेवलप बिटवीन इन्फेंट्स एंड देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रेम कहलाता है, घनिष्ठता कहलाता है, लगाव कहलाता है, या विश्वास कहलाता है। तो जो माता पिता के बीच और बच्चों के बीच में संबंध होता है, शिशु और माता पिता के बीच का संबंध होता है, वो कहलाता है आपका लगाव, यानी कि क्या कहलाएगा आपका अटैचमेंट कहलाता है। इधर ये ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है। अटैचमेंट को ही क्या कहा जाता है, लगाव कहा जाता है, ठीक है। और लगाव को क्या कहा जाता है, अटैचमेंट कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, डैश को सामान्यतः तरुणाई प्रारंभ होने के साथ शुरू होने वाले जीवन के चरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि डैश इज कॉमनली डिफाइंड एज द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिन ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन दिए हुए हैं यौवन यानी कि यूथ, सेकेंड ऑप्शन है किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस, थर्ड ऑप्शन है युवावस्थ यानी कि यंग एडल्ट, लास्ट ऑप्शन है आपका परवर्ती बचपन यानी कि लेट चाइल्डहुड। तो जो आपका तरुणाई प्रारंभ होने के साथ शुरू होने वाला है, प्यूबर्टी एज के साथ आपका स्टार्ट होती है स्टेज, वो आपकी क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है, यानी कि एडोलसेंस कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन आपका लेंथी क्वेश्चन है, मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा दूंगी ऊपर नीचे करके। क्वेश्चन पहले हम हिंदी वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से एक सिद्धांत का एक शिक्षण शास्त्रीय डिजाइन की गुणवत्ता को जांचने के लिए एक निर्देशात्मक डिजाइन मॉडल और मूल्यांकन ग्रिड के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। यानी कि वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड एज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल एंड इवेल्युएशन ग्रिड टू जज द क्वालिटी ऑफ ए पेडोलॉजिकल डिजाइन। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है प्रदर्शन सिद्धांत, सेकंड है अनुप्रयोग सिद्धांत, थर्ड है आपका कार्य केंद्रित सिद्धांत एंड लास्ट है आपका गुणवत्ता सिद्धांत। अब इसके ऑप्शन हम इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश में क्वेश्चन है आपका द डेमोन्स्ट्रेशन प्रिंसिपल, सेकंड ऑप्शन है आपका द एप्लीकेशन प्रिंसिपल, थर्ड ऑप्शन है आपका द टास्क सेंटर्ड प्रिंसिपल एंड लास्ट ऑप्शन है आपका द क्वालिटी प्रिंसिपल। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था, आपके क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ था कि शास्त्रीय डिजाइन की गुणवत्ता को जांचने के लिए एक निर्देशात्मक डिजाइन मॉडल और मूल्यांकन के ग्रिड के रूप में क्या प्रयुक्त नहीं होता है। तो आपका प्रदर्शन सिद्धांत क्या होता है, प्रयुक्त होता है, अनुप्रयोग भी प्रयोग होता है, कार्य केंद्रित भी प्रयुक्त होता है। क्या नहीं होता है, तो इसमें क्वालिटी नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि गुणवत्ता सिद्धांत आपका नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, इंग्लिश में इसका ऑप्शन हो जाएगा द क्वालिटी प्रिंसिपल। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अब मैं एक बार यहाँ टिक कर देती हूँ, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को अध्येताओं के प्रेरणा स्तर, क्षमता, प्रवृत्ति और बुद्धिमत्ता को जानने में सक्षम बनाते हैं, यानी कि डैश एनेबल ए टीचर टू नो द मोटिवेशनल लेवल्स, एबिलिटी, एटीट्यूड और इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर। तो क्या चीज ऐसी है जो क्या करती है, क्षमता, प्रवृत्ति और बुद्धिमत्ता को जानने में सक्षम बनाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका चिकित्सीय मनोविज्ञान, सेकंड है शैक्षणिक मनोविज्ञान, थर्ड है प्रायोगिक मनोविज्ञान एंड लास्ट है आपका स्वास्थ्य मनोविज्ञान।
यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड आपका लास्ट एक्सपेरिमेंटल है एंड हेल्थ साइकोलॉजी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, क्या हो जाएगा? शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, डैश का सिद्धांत अध्ययन में श्रेणीबद्धता के महत्व पर जोर डालता है, यानी कि द थ्योरी बाय डैश emphasized significance of categories in learning। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लेबाइगस्की, सेकंड है बेंडूरा, थर्ड है ब्रूनर एंड लास्ट है आपका पियाजे। तो थ्योरी किसकी है? थ्योरी आपकी कैटेगराइज किसने किया है थ्योरी को? यानी कि द थ्योरी बाय सिग्निफिकेंस ऑफ कैटेगरीज इन लर्निंग। तो लर्निंग को किसने कैटेगराइज किया है? तो इसको इनको कनेक्ट किया है ब्रूनर ने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस थ्योरी में इन्होंने 3 चीजों पर ज्यादा फोकस किया है। वो 3 चीज इसके इनके कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो होता है परसीव, ठीक है, क्या है? 3 चीजों में पहला है आपका परसीव, सेकंड है कॉन्सेप्ट पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है, ठीक है, परसीव, कॉन्सेप्ट, और इनका जो लास्ट है वो है लर्निंग। ठीक है, तो इन्होंने 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान देगी। ये आपका लर्निंग है, क्या हो जाएगा? ये आपका लर्निंग दिया हुआ है। और ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि जो बालक का पूर्व ज्ञान होता है ना, उसे नए ज्ञान के साथ जोड़कर कोऑर्डिनेशन करने से बच्चा अच्छे से सीख जाता है चीजों को। ठीक है, तो ब्रूनर ने क्या बताया कि बालक का जो पूर्व ज्ञान है और नए ज्ञान के कोऑर्डिनेशन से बच्चा अच्छे से सीख पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषण अध्ययन के प्रकारों से संबंधित नहीं है? अगेन आपका नॉट वाला क्वेश्चन है। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द टाइप ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट, सेकंड है खोज यानी कि एक्सप्लोरेशन, थर्ड है समस्या आधारित अध्ययन यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एंड लास्ट है नकल यानी कि लिमिटेशन। तो कौन सा अन्वेषण अध्ययन के प्रकार नहीं है, यानी कि टाइप ऑफ डिस्कवरी लर्निंग नहीं है, आपको ये बताना है। इसमें आपका प्रयोग भी है, खोज भी है, समस्या आधारित अध्ययन भी है। क्या नहीं है? नकल करना नहीं आता है इसमें, अलग से ये पता चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आप लोग क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप वो भी बताइएगा, जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, वह कारक पहचानिए जो अध्ययन प्रक्रिया में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति को निर्धारित करता है, यानी कि आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डिटरमाइंस द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स एम्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समूह प्रभाव यानी कि पीयर इन्फ्लुएंस, सेकंड है आपका मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत अंतर यानी कि साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, थर्ड है आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस एंड लास्ट है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, वह कारक जो अध्ययन प्रक्रिया में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति को निर्धारित करता है, तो कौन निर्धारित करेगा? ठीक है, इसमें आपका निर्धारित करेगा मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत अंतर्गत यानी कि साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो ये क्या होता है? अचीवमेंट के लिए डिजायर गोल्स एम की लर्निंग प्रोसेस होती है। ठीक है, कौन प्रभावित करता है इनको? कौन निर्धारित करता है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए? मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत अंतर निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, स्मृति सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को भंडारित करती है जो हमें शब्दों को अर्थ याद रखने देती है और शारीरिक कौशल भी हमें सीखने देती है, यानी कि डैश मेमोरी स्टोर्स और सिग्निफिकेंस इवेंट्स दैट लेट अस रिटेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड द फिजिकल स्किल दैट वी हैव लर्न। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लघु अवधि स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेकंड दीर्घावधि स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, थर्ड है आपका संवेदी, लास्ट है आपका मुखर। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन में क्या छुपा है, आपके आंसर छुपा है। घटनाओं को भंडारित करती है, सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को करती है, भंडारित करती है। शब्दों को अर्थ याद रखने में मदद करती है। तो जब हमारे घटनाओं का भंडार होगा हमारे माइंड में, तो ये कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी दीर्घावधि स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत आ जाएगी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, अध्ययन जिसमें जो हम बोलते हैं और लिखते हैं उस भाषा और शब्दों का प्रयोग और संप्रेषण यंत्र शामिल है, डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये बताना है आपको। लर्निंग दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज वी स्पीक एंड राइट एंड द कम्युनिकेशन डिवाइस वी यूज इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे इसको, क्या जब हम बोलते हैं लिखते हैं उस भाषा और शब्दों का प्रयोग एवं संप्रेषण किसमें शामिल होता है, आपका मौखिक अध्ययन कहलाता है, ये आपका वंचन अध्ययन कहलाएगा, ये आपका संज्ञानात्मक अध्ययन कहलाएगा, ये आपका संवेदी अध्ययन कहलाएगा। यानी ये आपका वर्बल लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा, या आपका कॉग्निशन के अंतर्गत आ जाएगा, या आपका सेंसरी लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके वर्बल लर्निंग में, यानी कि मौखिक अध्ययन के अंतर्गत ये आपका आ जाएगा। जो आपका ये दिया हुआ है ना वंचन अध्ययन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, इसका मतलब होता है इसमें दो उद्दीपक में अंतर करके, यानी कि इसमें दो उद्दीपक में अंतर करना सिखाया जाता है और किसी एक को चुनना सिखाया जाता है। हम दो उद्दीपक में से किसी एक को चूज कर सके जो हमारे लिए सही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, डैश अध्ययन उद्देश्यों को एक संगठित और ढांचागत रूप में कहता है और इसलिए सदैव ऐच्छिक होता है, यानी कि डैश लर्निंग स्टेट ऑब्जेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म एंड हेंस इज ऑलवेज इंटरनेशनल। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए है। फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक यानी कि फॉर्मल, सेकंड है इनफॉर्मल, थर्ड है आपका इंडिविजुअल एंड लास्ट है आपका ग्रुप यानी कि समूह। तो कौन सा अध्ययन ऐसा है जो उद्देश्यों का एक संगठित और ढांचागत रूप में कहता है और इसलिए सदैव कैसा होता है, ऐच्छिक होता है। तो ये कहलाता है हमारा औपचारिक यानी कि फॉर्मल के अंतर्गत ये हमारा आ जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, डैश मनोविज्ञान की शाखा है जो विश्व के प्रति संवेदन, समझने, अध्ययन और सोचने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, यानी कि डैश इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सेकंड है प्रायोगिक मनोविज्ञान, थर्ड है आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान एंड लास्ट है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान, यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो दो तीन क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन निकल के गए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके साइकोलॉजी से पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रायोगिक मनोविज्ञान, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, अध्ययन जिसमें संकल्पनाएं, सिद्धांत और समस्या समाधान शामिल है, डैश कहलाता है, यानी कि द लर्निंग विच इंक्लूड कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड। क्या कहेंगे, क्या किसको, जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल होते हैं, इसको हम संवेदी अध्ययन कहते हैं या संज्ञानात्मक अध्ययन कहते हैं या वंचन अध्ययन कहेंगे या प्रेरक अध्ययन कहेंगे, यानी कि सेंसरी लर्निंग कहेंगे या कॉग्निशन लर्निंग कहेंगे या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहेंगे या मोटर लर्निंग कहेंगे। तो बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है कॉन्सेप्ट की, प्रिंसिपल की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित हो जाएगा हमारे संज्ञानात्मक अध्ययन यानी कि कॉग्निशन, कॉग्निटिव लर्निंग से हमारे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो हमने क्या किया, हमने आज अपना 2018 वाला पेपर डीएसएसबी का पूरा कंप्लीट कर लिया है।
इससे पहले हमने 2014 वाला कंप्लीट कर लिया था। तो जिसने भी ये पेपर नहीं देखा हो, इस पेपर की वीडियो नहीं देखी हो, वो प्रीवियस क्लासेस में जाकर जरूर देख लेंगे। इससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने होगी। आगे हम करेंगे 2021 का क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही हम सीक्वेंस से चलते रहेंगे और हमारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने आज का क्वेश्चन पेपर देखा, इसमें हमारे सोशियोलॉजी से भी क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए थे, और होम साइंस के तो हमारे न्यूट्रिशन वगैरह सारे क्वेश्चन थे ही, एक्सटेंशन वगैरह से। बाकी आपका किससे आए थे, साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स से आपके क्वेश्चन बने थे। तो आपके हर एक ब्रांच से क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर दीजिएगा और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर बताइएगा और अपना डाउट भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।